हेलो आप सभी का एक बार पुनः एयरपोस्ट के जो प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं हमारे रागा के, उनमें आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। आपको पहला प्रैक्टिस सेट बहुत पसंद आया होगा, आप लोगों ने अच्छा प्यार दिया। मैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेके आया हूं। वही अप्रोच बताऊंगा जो एग्जाम के अंदर आपको काम लेनी है, और वही क्वेश्चन है जो डायरेक्ट एग्जाम के अंदर आने वाले हैं। क्वेश्चन ईजी लगेंगे क्योंकि आपको जो तरीके बताए जा रहे हैं वो ईजी है। क्वेश्चन ईजी नहीं है, कई लोगों को क्वेश्चन आते ही नहीं है। आपको कैसे करना है, आपका सिलेबस हो रखा है तो उन क्वेश्चनों को जल्दी से जल्दी लगाइए, मेहनत कीजिए। आपको पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम पे। क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं नए जोश के साथ कि ए का अर्थ प्लस है, बी का अर्थ माइनस है, सी का अर्थ गुणा है और डी का अर्थ भाग है। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन का मान बताइए। तो कुछ नहीं करना है इसमें, कुछ आपको ज्यादा कुछ माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। आपको जो दिया गया उसका मान रख दीजिए। तो 20, सी की वैल्यू क्या है, आप बोलोगे सर गुणा है। ए की वैल्यू क्या दे रहे, आप बोलोगे सर प्लस है। और डी की वैल्यू क्या है सर, डी की वैल्यू एक्चुअल में भाग होता है, इसका मतलब 2। और बी की वैल्यू कितनी है सर, बी की वैल्यू है आपका -8। अब इसको सोल्व कर लीजिए बोर्ड मास के नियम से। 2 से काटोगे, सबसे पहले भाग को सोल्व कीजिए, कितना बन जाएगा 5। और 20 को 5 से गुणा करोगे तो कितना बन जाएगा 100। 100 प्लस 5 माइनस 8, 105 में से 8 माइनस करोगे तो 97 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी इसमें आपको बोर्ड मास के नियमों को क्या करना है, ध्यान में रखकर इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। क्वेश्चन ये 100% आएगा। ऐसे क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट वहीं पे निशान बना के कर लेना है। नेक्स्ट देखो, इनमें सबको आपको और चुनना है। तो ये क्लासिकल डांस है जो कि आपसे पूछे गए हैं। कथकली आपका ये क्लासिकल डांस है, कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम। आप बोलोगे से कथकली कहाँ का है, तो मैं कथकली बता देता हूँ, ये केरल का है। कथकली केरल का है। और केरल का एक और है जिसका नाम है मोहिनी अट्टम। क्या नाम है, मोहिनी अट्टम। ये दो शास्त्रीय नृत्य कहाँ के हैं, ये आपके केरल के हैं। कुचिपुड़ी कहाँ का है, तो आप बोलोगे आंध्र प्रदेश का। कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का। और भरतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु का, तमिलनाडु का। और जो एक होता है कथक, कथक कहाँ का है, वो है आपका उत्तर भारत का। कहाँ का है, उत्तर भारत का जो क्लासिकल डांस है वो क्या है, कथक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भांगड़ा। यानी ये तीन तो क्या है, शास्त्रीय नृत्य हैं, जबकि भांगड़ा एक क्या है, लोक नृत्य है। इसलिए तीनों में से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। एक श्रृंखला दे रखी है, मैंने पीछे पेपर में भी करवाया था श्रृंखला, और ये भी एक श्रृंखला का फिर से क्वेश्चन लिया। आप देखिए क्या ये कोई वर्ग चल रहा है, कोई गुणा चल रहा है, या कोई क्यूब चल रहा है। बोलो सर ऐसे कुछ दिख नहीं रहा, टेबल भी नहीं दिखाई दे रही, क्या करें। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना, हमें गैप लेना है। आप बोलो सर गैप आराम से ले सकते हैं, 7 और 12 में 5 का गैप, इधर देखो तो आप 10 का गैप, इधर देखोगे आप 20 का गैप, और इधर देखोगे आप 40 का गैप। तो आपको आराम से दिखाई दे रहा है 5 का 2 गुना हुआ, फिर 10 का 2 गुना हुआ, फिर 20 का 2 गुना, और 40 का 2 गुना कितना हो जाएगा 80। अगर मैं 82 में 80 ऐड करूंगा कितना बन जाएगा 162, जो कि इसका करंट आंसर होने वाला। तरीके समझ में आ गए। आप गैप ले सकते हो, अगर आप टेबल चेक कर सकते हो, वर्ग क्यूब ये चेक कर सकते हो आराम से, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखो, एक निश्चित कूट भाषा में पियर को 7519 और टोइल को आपको 2634 लिखा गया है। आपको लेट पूछा गया। अब देखो मेरे दोस्त, यहाँ ई की वैल्यू, यहाँ आप कुछ ऐसे वर्ड को एक दूसरे से मिलाए कि ऐसा कुछ हो सकता है क्या। आप बोलो सर ए की वैल्यू यहाँ पर 1 मिल रही है, ओ ये है, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर एल भी दे रखा है और ए भी दे रखा है, टी भी दे रखा है और ई भी दे रखा है। तो हम डायरेक्ट वहां से लिख लें। एल की वैल्यू कितनी है भाई, यहाँ पे अगर मैं एल की बात करूंगा तो कितनी हो गई 4। कितनी है 4। ए की वैल्यू कितनी है, आप बोलो सर ए की वैल्यू कितनी है 1 है। टी की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ टी पहला अक्षर है तो टी यहाँ कितना है 2। कितना है 2, कितना है 2। अब यहाँ से क्वेश्चन लगभग आपका सोल्व हो गया। लास्ट वर्ड क्या बचा आपका ई, तो ई कितना है, ये बोलोगे सर आपका 5 है। तो यहाँ से आपका बच गया 4125, जो कि आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। इसमें क्या क्या है ना, किसी को वर्ड की आपको पोजीशन नहीं पूछी गई है, आपको सिर्फ वर्ड दिया, वर्ड की कोडिंग दी गई, इसी कोडिंग का यूज करके क्या करना है, एक वर्ड की दूसरी कोडिंग निकालनी है। वर्ड की कोडिंग दी गई है, इसी कोडिंग का यूज करके हमें क्या निकालनी, वर्ड की कोडिंग। अच्छा क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन भी बनता है, ऐसे क्वेश्चन को इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब मैंने फिर बताया था डायरेक्शन का क्वेश्चन कैसे करना है। डायरेक्शन क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले ऐसे बना लो आप, ताकि आपको चीज समझ में आ जाए। ये आपका नॉर्थ हो गया, ये आपका वेस्ट हो गया, ये आपका साउथ हो गया, ये आपका ईस्ट हो गया। अगर मैं इसकी बात करूं, ध्यान से देखो कि अगर इसका बायां पूछूं मैं आपका लेफ्ट, तो ये इधर इधर हो जाएगा। अगर मैं इसका राइट पूछूं, इसका अगर मैं राइट पूछने पे आऊं आपसे, तो आप बोलोगे सर राइट ये हो गया,
इसका राइट ये हो गया, इसका राइट ये हो गया, इसका राइट ये हो गया। अब जैसा क्वेश्चन में बोलेगा वैसा आपको इसको घुमा देना है। आप बोलो सर इजी तरीके से घुमा सकता हूँ मैं। पहले बोला गया कि पूर्व की ओर 10 किलोमीटर चलता है, ये कोई भी है, ये 10 किलोमीटर पूर्व की तरफ चलता है। कितना किलोमीटर? 10 किलोमीटर पूर्व की तरफ चलता है। फिर बाएं बाएं मुड़ा, आपको वहां ऐसे मुड़ने की जरूरत नहीं है, ये समझ में आ गया एक बार कि बायां का मतलब इधर होता है। तो बायां कितना मुड़ता है? बायां मुड़ने के बाद चलता है 5 किलोमीटर। कितना चलता है? 5 किलोमीटर। अब वे शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है? तो शुरुआती बिंदु ये हो गया, अब वो यहाँ पर है, तो आप बोलोगे सर ये डिस्टेंस निकालनी है। ये क्या बन रहा है आपका? समकोण त्रिभुज। क्या बन रहा है? समकोण त्रिभुज में ये एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है और यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है कभी ना कभी एग्जाम में। तो अब क्या करना है, इसमें आपको पाइथागोरस प्रमेय लगानी है। क्या लगानी है? पाइथागोरस प्रमेय। अगर ये आपको डिस्टेंस निकालनी है तो ये डिस्टेंस आ जाएगी इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर और प्लस में किसका स्क्वायर आ जाएगा? इसका स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय यानी 90 डिग्री के सामने की भुजा का वर्ग इन दोनों भुजा के वर्ग के योग के बराबर होगा। आप बोलोगे 10 का वर्ग कितना हो जाएगा? 100। 5 का वर्ग कितना हो जाएगा? 25। 100 प्लस 25 125। कितना आया? 125। और इधर क्या है? डी स्क्वायर। अगर मैं इधर से स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर क्या आ जाएगा? रूट। और 125 का मतलब हो गया 5√5 किलोमीटर। क्या आ जाएगा? 5√5 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। अगर यहां तक पहुंच गए इसके बाद क्या हो गया? आप बोलोगे सर 125 का मतलब हो गया 25 गुना 5 और 25 का मतलब क्या आ जाएगा? 5 बार आ जाएगा। रूट में क्या बचेगा? 5। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखता है कि आपको यहाँ से डायरेक्ट, कभी न कभी ट्रिपलेट पे सेट होता है ये, लेकिन अब की बात ट्रिपलेट पे सेट हुआ नहीं है। अगर ट्रिपलेट पे सेट नहीं हुआ तो आपको पाइथागोरस प्रमेय लगानी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? पाइथागोरस प्रमेय, जो कि कर्ण का स्क्वायर 90 डिग्री के सामने की भुजा का वर्ग आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर के योग के बराबर होती है। ये है आपका पाइथागोरस की प्रमेय। ऐसे क्वेश्चन को आप बड़े इजी तरीके से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। एक महिला की ओर इशारा करते हुए पुरुष ने कहा उसकी माँ की इकलौती बेटी मेरी माँ है। यानी उसकी माँ की इकलौती बेटी मेरी माँ है। इसका मतलब माँ के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है? माँ के बारे में। क्वेश्चन को लॉजिक समझो कि एक महिला की ओर इशारा कर रहा है कि उसकी माँ की इकलौती बेटी मेरी माँ है। इसका मतलब पुरुष का उस महिला से क्या संबंध है? किसके साथ कहा लगा? पुरुष के साथ। इसका मतलब पुरुष उस महिला क्या है? बेटा है। क्या है? बेटा है। अच्छा क्वेश्चन है जीके का, मैं समझाने की कोशिश करूंगा। सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा क्या होती है? विजय होती है। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये जो मुंडक उपनिषद है यहाँ से लिया गया था, ये वर्ड को यहाँ से लिया गया। इसको समझना मेरे दोस्त। जो सत्यमेव जयते हैं, सत्यमेव जयते, इन सत्य की हमेशा क्या होती है? जीत होती है। इसके बारे में बताया गया। इसको अपनाया गया 26 जनवरी 1950 को। कब अपनाया गया है? 26 जनवरी 1950 को इसको क्या किया गया? अपनाया गया है। इसके बाद इसको लिखा कहाँ गया है? इसको लिखा गया अशोक स्तंभ के नीचे। कहाँ लिखा गया है? अशोक स्तंभ के नीचे लिखा गया है। अशोक स्तंभ के नीचे लिखा गया है। और कौन सी लिपि में लिखा गया है? आप बोलोगे देवनागरी लिपि। कौन सी लिपि? देवनागरी लिपि में लिखा गया है। देवनागरी लिपि में ये यहाँ पे लिखा गया। क्या लिखा गया? सत्यमेव जयते को कहाँ लिखा गया? अशोक स्तंभ के नीचे लिखा गया। और कौन सी लिपि में लिखा गया? देवनागरी लिपि में लिखा गया। अशोक स्तंभ कहाँ पे है? सारनाथ उत्तर प्रदेश के अंदर। कहाँ है? सारनाथ उत्तर प्रदेश के अंदर क्या है? अशोक स्तंभ। ठीक है भाई। आगे देखो, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय सबसे बड़ा कोर्ट है, इसका मुख्यालय है द हेग, नीदरलैंड के अंदर। कहाँ पे है? द हेग, नीदरलैंड के अंदर। ये आपको पता होना चाहिए। सबसे बड़ा कोर्ट द हेग, नीदरलैंड के अंदर है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल कोर्ट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में G7 की शिखर सम्मेलन की 2026 की मेजबानी कौन करेगा? 2026 के अंदर जो होने वाला शिखर सम्मेलन है G7, इसकी मेजबानी कौन करने वाला है? अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझिएगा। इसकी मेजबानी करने वाला फ्रांस। कौन करने वाला है? फ्रांस। G7 2026 की मेजबानी कौन करेगा? फ्रांस करने वाला है। अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैंने समझा दिया। अब देखो, संविधान का कौन सा अनुच्छेद यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसको समझिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसका उल्लेख है वो आर्टिकल नंबर
44 के अंदर किया गया है। इसमें ऐसा बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति के अंदर मतलब भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे विवाह हो चाहे गोद लेना हो, कोई भी अधिकार हो, इसके बारे में हम एक दूसरे से कोई भेदभाव नहीं करेंगे। ये किसके अंदर है? ये आता डीपीएसपी के अंदर, यानी नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत आता ही है, और ये न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 44 के अंदर समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड का उल्लेख किया गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये मैथ का अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझिएगा। इसके मैं दो तरीके बता देता हूँ आपको, जो जिस तरीके से आपको अच्छा लगता है उस तरीके से कर लेना। यदि विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का, तो मैं पहले सबसे पहले क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बारे में लिख देता हूँ कि क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य 4/3 गुना है। अगर मैं क्रय मूल्य को 1 मानूं तो इसका 4/3 गुना क्या हो जाएगा? एसपी हो जाएगा। आप बोलोगे ठीक है सर। अगर मैं इसको इधर लेके आ जाऊंगा 3 को, ये बन जाएगा 3:4। क्या बन जाएगा? 3:4। समझ में आ गया? यानी यहाँ से ये चीज समझ में आ रही कि 3 की वस्तु कितने में जा रही है? 4 की। 1 का क्या हो रहा है? लाभ। लाभ किस पे होता है? क्रय मूल्य पे। और 100 से गुणा करोगे किस में बन जाएगा? परसेंटेज में। 1/3 का मतलब होता है 33 सही 33%। 33 सही 1/3 या 33.33%, ये इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। अगर इसको फ्रैक्शन के रूप में करोगे तो भी यही आने वाला है। फ्रैक्शन का मतलब जैसे कि आप सीपी और एसपी का रेशियो ले लो, सीपी और एसपी का रेशियो ले लो, यहाँ से भी 1 ये हो गया और ये आपका 4/3 बनेगा और 3 आपका ऊपर चला जाएगा। बात वही की घूम घूम के यही आनी है। तरीका वही है, क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालो, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन देखो ट्रिग्नोमेट्री का है, जिसमें आपको क्या करनी है, जो टेबल होती है वो याद करनी है ट्रिग्नोमेट्री की, जिसमें कोण का वैल्यू डिग्री है उसका वैल्यू आपको पता होना चाहिए। तो एक छोटी सी बात है, साइन के जो डिग्री के वैल्यू होते हैं 0, 30, 45, 60 और 90। अब मैं साइन का बता देता हूँ, अगली क्लास में अलग अलग बताऊंगा। इसकी वैल्यू तो क्या होती है 0, इसकी वैल्यू होती है 1/2, इसकी वैल्यू होती है 1/√2, इसकी वैल्यू होती है √3/2 और इसकी वैल्यू क्या होती है 1। ये होगी साइन की वैल्यू। अगर मैं कोस की बात करूं तो उल्टा हो जाएगा, 1 √3/2 और 1/√2 और 1/2 और 0। तो ये क्या हो गई? साइन की वैल्यू ये हो गई, ये हो गई आपकी साइन की वैल्यू, और ये किसकी हो गई? कोस थीटा की वैल्यू। यानी अगर थीटा की वैल्यू साइन में 0 है तो इसका मान कितना आ जाएगा? 0, और 30 डिग्री इसका मतलब कितना आ जाएगा? 1/2। और कोस की वैल्यू 0 है, इसका मतलब कितनी वैल्यू आएगी? 1, और कोस की वैल्यू 30 डिग्री, इसका मतलब √3/2। ऐसे हम सबका मान ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ से इसका काम आएगा, अगर साइन स्क्वायर 30 का मतलब कितना हो गया? बोला 30 का मतलब हो गया आपका, 30 का मतलब कितना हो रहा है? 1/2। तो साइन 30 का वैल्यू कितनी हो जाएगी? साइन 30 डिग्री इसकी वैल्यू बतानी है, और कोस 60 डिग्री की वैल्यू बतानी है। आप बोलोगे ठीक है सर। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 1/2। 1/2 का वर्ग बना लो, प्लस कोस 60 की वैल्यू कितनी आ रही है? कोस 60 की वैल्यू भी कितनी है? 1/2, और इसका भी क्या बना लो? वर्ग बना लो। 1/2 का वर्ग कितना है? 1/4, और 1/2 का वर्ग कितना है? 1/4। और इसकी मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये हो जाएगा आपका 1/2। कैसे सोल्व करोगे? 1/4, 1/4 2 बार है, इसका मतलब 2 गुणा 1/4। इसको यहाँ से काटोगे तो 2 बार, 1/2 इसका करेक्ट आंसर होने वाला। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगर देखो एक संख्या का 40% 240 है तो 60% कितना होने वाला है? तो इसको कैसे कर सकते हो? अगर एक संख्या का 40% 240 है, समझना एक चीज को, अगर संख्या का 40% 240 है, अगर मुझे 60% चाहिए तो मैं पहले 1% निकाल लेता हूँ। अगर मुझे 1% चाहिए तो ये 40 उधर चला जाएगा। हाँ बोला ठीक है सर। तो फिर ये कितना आ जाएगा? 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 6। तो 60% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60 से गुणा कर लो 360। पहला तरीका तो ये हो गया। अगर इस तरीके से आप नहीं करो, पहले तो मैंने ये बता दिया कि 40% की वैल्यू पूछी गई है, दी गई है 240, और 60 की वैल्यू पूछी गई है तो 360 हो गई। अगर मैं इसको थोड़ा और शॉर्ट करता तो कैसे करता? आपको बोला कि 240 किसकी वैल्यू है? 40% की, और पूछी किसकी गई है? 60% की। तो मैं इसको ऐसे भी कर सकता था। कैसे? परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 0 से 0 कट गया, 4 से काटोगे तो ये बन जाएगा 60 बार, और 60 को 6 से गुणा करोगे 360।
बोला सर ये तरीका भी ठीक नहीं लगा, एक तरीका और देख लो, इधर देख लो भाई एक तरीका और। एक संख्या का 40% यानी n का 40%, कोई संख्या n है उसका 40% कितना है 240। हमने पता कर लिया n क्या है, हमने पता कर लिया, तो इसका 240 बट्टे में 40%, परसेंटेज हटेगा बट्टे में आएगा 100, और 100 कहाँ चला जाएगा ऊपर। एक जीरो से एक जीरो, 6 से काटोगे 4 से काटोगे 6 बार, इसका मतलब संख्या क्या बन गई 600। अभी हमें संख्या के बारे में पता लग गया, लेकिन उस संख्या का हमें क्या निकालना है 60%। हमने बोला संख्या का 60% कितना हो जाएगा, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, 60 गुणा 6 कितना हो जाएगा 360। तो ये 3 तरीके बता दिए एक ही क्वेश्चन को करने के। इन तीनों तरीके में से जो आपको क्वेश्चन करने का अच्छा तरीका लगे उस तरीके को आप यूज कर सकते हो। देखो भाई हमने एक संख्या का जो फ्रैक्शन दी गई है उसके हिसाब से हमने काम किया है, ठीक है। नेक्स्ट देखो 5 पुरुष, या मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगा लो, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में छपने वाला, कोई भी एग्जाम हो सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इस बात का भी ध्यान रखेंगे, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। जब भी आपको एंड और, ये आपका है और ये है आपका एंड, ठीक है। जब भी आपको एंड और के बारे में बात की जाए तो एंड डाटा में और डाटा का क्या दे देना, भाग दे देना। क्या दे देना है, भाग दे देना। कैसे दोगे भाई, कि अगर 3 पुरुष हैं और यहाँ कितने हैं 5 पुरुष हैं, प्लस कर लो बीच में, और उधर कितनी महिलाएं हैं 6 महिलाएं हैं, और डाटा में कितनी है 9 है, और यहाँ से डे से गुणा कर लो, डे से जैसे ही गुणा करोगे तो ये कितने दिन के बराबर आ जाएगा, कितने दिन आपको दे रखे हैं। यानी ओ डाटा को एन डाटा से भाग दे दीजिए, एन डाटा में ओ डाटा का भाग दे दीजिए, यहां से गुणा करोगे तो 9 3 27 और 5 30, 27 और 30 कितना हो जाएंगे 57, और 9 पंजे 45, गुणा डी बराबर कितना आ जाएगा 19, 19 से काटोगे तो कितना जाएगा 3 बार, 3 से काटोगे तो 15 बार, डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्त 15 दिन। आप बोलोगे सर समझ में नहीं आया, मैं आपको फिर से बता देता हूं। जब भी आपको एन डाटा, चीज ध्यान सुनना है, एन डाटा और एक होता है ओ डाटा। कौन सा डाटा होता है ओ डाटा। ये देखो यहाँ दे रखा एन डाटा और ये दे रखा ओ डाटा, यानी हमेशा एन डाटा में ओ डाटा से भाग देना है, और जितने दिन निकालने उससे कर देना गुणा, और जितने दिन दिए होते हैं उसको आगे बराबर में लिख देना। हाँ एन डाटा का मतलब ये वाला, यानी 3 पुरुष है, यानी पहली कंडीशन में 3 ऊपर रहेगा, और दूसरी कंडीशन में पुरुष कितने हैं 5 है और वाले में, ठीक है। प्लस कर दीजिएगा 6 पुरुष है इधर, 6 महिलाएं इधर हैं, और महिलाएं इधर कितनी है 9, यानी हमने एन डाटा था उसमें किससे भाग दे दिया ओ डाटा से, और दिन पूछे तो हमने दिन से गुणा कर दिया, और दिन टोटल देख कितने रखे हैं 19 दिन में कर रहे हैं पहले वाले, तो इसको यहाँ से करोगे गुणा तो आपको 15 दिन आ रहा है। 2 तरीके हो गए, दोनों तरीके आपके लिए बेस्ट है। साधारण ब्याज की किस दर पर कोई धनराशि 8 वर्षों में दोगुनी देते, मैंने आपको बताया बेसिक फॉर्मूले से हो जाएगा। दोगुनी हो रही है इसका मतलब जितनी मूलधन था उतने हमें क्या मिल रहा है ब्याज, यानी मूलधन और ब्याज क्या हो जाएगा बराबर, क्या हो जाएगा बराबर। अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात करूं तो वो होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100 में। बेसिक से क्यों करूंगी, बेसिक से हो रहा है, इसमें टाइम लग नहीं रहा है। देखो भाई अगर दोगुना हो रहा है यानी जितना मूलधन है उतना का उतना हमारा क्या बन जाएगा ब्याज, यानी सिंपल इंटरेस्ट है इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, जो जितना आपके पास क्या है मूलधन है तो यहाँ क्या आ जाएगा, जो ब्याज किसके बराबर बन गया मूलधन के बराबर बन गया, तो पी से पी कट गया। अब देखो पी से पी कट गया इसका मतलब 1 आ गया, रेट आपको ज्ञात करनी, टाइम आपको 8 दे रखा है, बट्टे में क्या आ जाएगा 100। अब इसको आप सोल्व कर सकते हो, ये 100 ऊपर चला जाएगा गुणा में, तो ये आ जाएगा 100 और बट्टे में आ जाएगा 8, और ये आ जाएगा परसेंटेज। और मुझे आप आराम से बताइए कि 1/8% का मतलब क्या 12.5% नहीं होता, बोलो होता है सर, इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा 12.5%। निम्नलिखित में से अच्छा क्वेश्चन लगा लीजिए, नदियों से आने वाला सबसे बेस्ट क्वेश्चन में से एक है, कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। डेल्टा जैसे कोई नदी जाके लास्ट में अपना गाद इकट्ठा कर देती है उसे बोलते हैं डेल्टा। अब देखो भाई भारत के मैं मैप की बात करता हूँ, इस प्रकार से भारत का मैप है, प्रायद्वीपीय भारत की बात करता हूँ, ये प्रायद्वीपीय भारत है। अब प्रायद्वीपीय भारत में जो नदियां बंगाल की खाड़ी की तरफ जाती हैं वो क्या करती हैं अंत में अपना ये जो कचरा इकट्ठा करती, गाद मिट्टी ये इकट्ठा करती, उससे क्या बन जाता डेल्टा बन जाता, क्या बन जाता डेल्टा, कितने टाइप का, ठीक है भाई ये डेल्टा बन गया। लेकिन जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है ये क्या करती है, समतल में डायरेक्ट
पानी में गिर जाती है ये वाली नदियां। कौन सी दो नदियां हैं जिनका नाम, एक का नाम है नर्मदा, एक है ताप्ती। बड़ा इंपॉर्टेंट है, नर्मदा और ताप्ती दो ऐसी नदियां हैं जो किसका निर्माण नहीं करती हैं, डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। तो करती किसका निर्माण है, आप बोलोगे मुहाना, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं एस्चुरी। क्या बोलते हैं, एस्चुरी। ठीक है, इसको ऐसे ही बोलते हैं एस्चुरी। So, ये भी एग्जाम में आ रखा है और ये भी पूछा गया है। यहां से एक क्वेश्चन बहुत तगड़ा बनता है, ऐसी दो नदियां जो भ्रंश घाटी का निर्माण करती हैं, पहाड़ को चीरकर भ्रंश घाटी का निर्माण करती है, ये वाली नदियां। दो नदियां हैं जो भ्रंश घाटी का निर्माण करती हैं। बात समझ में आ गई। और आपको पता है बंगाल खाड़ी में गिरने वाली नदियां बहुत है, कावेरी हो गई, कृष्णा हो गई, गोदावरी हो गई, अपनी गंगा हो गई, ठीक है, दामोदर हो गई। सब नदियां किस में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। नर्मदा और ताप्ती क्या करती है, जैसे बीच में सतपुड़ा का पहाड़ है, इसके दोनों तरफ से ये नदियां बहती है, बीच में किसका निर्माण हो जाता है, भ्रंश घाटी का निर्माण हो जाता है। और लास्ट के अंदर किसका निर्माण करती है, एस्चुरी का निर्माण करती है। डेल्टा कौन सी नदी नहीं बनाती है, तो नर्मदा नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो संचार के लिए मदद करती है। यानी वायुमंडल की कौन सी परत है जो रेडियो संचार के लिए मदद करती है। तो अच्छा क्वेश्चन है, रेडियो संचार। रेडियो संचार के लिए आपकी कौन सी ये परत है, आयन मंडल के अंदर रेडियो संचार होता है। तो मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, मौसम संबंधी घटनाएं वो शोभ मंडल में होती है। किसमें होती है, शोभ मंडल में। अगर मैं बात करूं ओजोन परत की, तो वो कहां पर है, आप ओजोन परत की बात करोगे तो वो है आपकी समताप मंडल में। कहां पर है, समताप मंडल में। आपने देखा उल्का पिंडों को जलते हुए, उल्का पिंड जो जल रहे हैं वो कहां पर है, मध्य मंडल में। कहां जलते हैं, मध्य मंडल के अंदर उल्का पिंड है वो जलते हैं। ये ध्यान रखना, बड़े अच्छे क्वेश्चन है, यहाँ सब क्वेश्चन मैंने आपको नोट करवा दिए। ठीक है भाई। और यहाँ पर ही आपको पता कि फाइटर जेट जो भी है विमान, ये वातावरण साफ रहता है, यहाँ पर उड़ते हैं। रॉकी पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में है, पर्वत श्रृंखला आपने देखो हिमालय पर्वत श्रृंखला है। हिमालय पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। क्यों, क्योंकि इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। और इसलिए क्या हो गई, सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला भी कौन सी होगी, हिमालय हो गई। अगर मैं बात करूं, हिमालय तो आपको पता है एशिया महाद्वीप के अंदर है, मैं लिख देता हूं हिमालय कहां पर है, एशिया महाद्वीप के अंदर है। अगर मैं बात करूं रॉकी पर्वतमाला, ये कहां पर है, तो ये आपकी है उत्तरी अमेरिका के अंदर। और दक्षिणी अमेरिका के अंदर कौन सी है, एंडीज। कौन सी है, एंडीज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एंडीज विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। इंपॉर्टेंट, ध्यान सुन लेना, विश्व की वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट जो पर्वतमाला है ये यही है। ठीक है, वर्ल्ड की सबसे लंबी। और सबसे ऊंची कौन सी है, ये वाली। हाइट के हिसाब से और लंबाई के हिसाब से एंडीज हो गई। ठीक है, रॉकी पर्वतमाला ये कहां पर है, उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका बोला जाता है। ये आप महाद्वीप है। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखो, कंप्यूटर के अंदर एचटीटीपी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब बताइए। एचटीटीपी इसका मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है भाई, एचटीटीपी। एक होता है एचटीएमएल, एक होता है एचटीएमएल, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, एक होता है यूआरएल, यूनिवर्सल रिसर्च लोकेटर। ठीक है भाई, डब्ल्यू, एक होता है डब्ल्यू। ये सब आपको याद करना है। ठीक है भाई, ये 3-4 फुल फॉर्म जो कंप्यूटर रिलेटेड है। एक रोम की, रीड ओनली मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आए हुए हैं। तो ये सब आपको जितनी फुल फॉर्म में लिखवा रखी है, आप एक एटीएम की याद करना, एटीएम की पूछ जाती है। ठीक है, एक नीति आयोग की पूछ जाती है, ये भी आपको पता होनी चाहिए। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, आगे देखो, नॉर्मल रीजनिंग का एक क्वेश्चन है कि इस प्रकार से आकृति घूम रही है। पहले आपने देखा कि आकृति कैसे जा रही है, इधर जा रही है। फिर आपने देखा ये आकृति कैसे जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है ना। अब देखो फिर ऐसे घूम गई, इसका मतलब यहाँ आ गई। अब ये कहाँ जाएगी, आप बोलोगे ऊपर की तरफ जाएगी। जैसे ये घूमे कहाँ चली जाएगी, ऊपर की तरफ। ये तीर का निशान कहाँ हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन से जितने भी संबंधित रोग हैं, पहले मैं बात करता हूँ विटामिन के वैज्ञानिक नाम, बड़े इंपॉर्टेंट है। तो सभी विटामिन के बारे में बात करता हूँ, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के, इनके विटामिन के जो नाम है। सबसे पहला विटामिन ए, इसका नाम है रेटिनॉल। क्या नाम है, रेटिनॉल। बी का नाम क्या है, थायमिन।
बी का वैज्ञानिक नाम क्या है? थाइमिन। और सी का है एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। और डी का क्या हो गया? आप बोलोगे सर कैल्सीफेरोल। कैल्सीफेरोल याद करना इनको। और इसका हो गया टेकोफेरोल। और के का हो गया आपका फिनोक्यूनोन। ये है वैज्ञानिक नाम, और इनकी कमी से कोई ना कोई रोग हो जाता है। क्या हो जाता है? रोग। अब देखो विटामिन ए है, इसकी कमी से होता है रतौंधी, बी की कमी से बेरीबेरी, डी की कमी से रिकेट्स, और सी की कमी से क्या हो जाएगा? स्कर्वी रोग। तो आपको विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा? स्कर्वी रोग। और विटामिन के जो वैज्ञानिक नाम है आपको याद होना चाहिए। इनकी ट्रिक होती है, क्या होती है? रक्त पर एक टोपी, रक्त पर एक टोपी। अब इस जो पर है इसको साइलेंट समझना है। ए का मतलब रेटिनॉल, थ का मतलब थाइनॉल, ए का मतलब एस्कॉर्बिक, के का मतलब कैल्सीफेरोल, टोपी का मतलब हो गया टेकोफेरोल, और पी का मतलब फिनोक्यूनोन। समझ में आ गया होगा। विटामिन से संबंधित अच्छा क्वेश्चन था। 2024 का जो ओलंपिक हुआ था वो कहाँ हुआ था? अच्छा क्वेश्चन है। 2020 के अंदर जो ओलंपिक हुआ था वो टोक्यो के अंदर हुआ, टोक्यो जापान के अंदर, 2020 वाला। और 2024 वाला वो कहाँ हुआ? पेरिस के, पेरिस फ्रांस के अंदर हुआ था। ये ध्यान रखना, दोनों अच्छे क्वेश्चन है। पेरिस फ्रांस के अंदर 2024 के ओलंपिक, जो ओलंपिक हुआ, आईपीएल हुआ, इनसे संबंधित वर्ल्ड कप कहाँ हुआ, कौन जीता, ये सब क्वेश्चन आपको आने चाहिए। खेल से संबंधित एक क्वेश्चन पक्का बचता है। तो जितने खेल है इनसे आपको क्वेश्चन याद करने हैं। कौन सा ओलंपिक कब हुआ, अब क्या चल रहा है, राष्ट्रमंडल खेल कब लास्ट कब हुआ, भारत ने कब कब मेजबानी की है, ये सब आपको याद होना चाहिए। औसत ज्ञात करना, फर्स्ट 5 प्राइम नंबर, इन जो पहले 5 प्राइम संख्या है, प्राइम नंबर के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ऐसी संख्या जो एक से और खुद के अलावा किसी से नहीं करती वो प्राइम नंबर होती है। तो पहली 5 यानी पहले तो मैंने बोल दिया 2 हो गई, 3 हो गई, 5 हो गई, 7 हो गई और 11। ये पहली 5 क्या हो गई? प्राइम संख्या हो गई। और इनका क्या चाहिए? औसत। औसत का मतलब होता है जोड़ के जितनी संख्या उतना भाग दो। आप बोले 2 5 और 3 8 और 10, 10 और 11 21, 21 और 7 कितना हो गया? 28। और संख्या कितनी है टोटल? 5। 5 से भाग दोगे तो 5 संग 25, पीछे बच जाएगा 30, 5 संग 30, यानी 5.6 क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा औसत। यानी पहली जो 5 प्राइम संख्या है उनका औसत कितना हो जाएगा? 5.6 हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? किसका उपनाम है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया? भारत के राष्ट्रपति भी रहे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इनको भारत रत्न भी दिया गया, और ये भारत के राष्ट्रपति भी रहे थे। इन्होंने जो परमाणु परीक्षण हुआ था, स्माइलिंग बुद्धा, परमाणु द स्टोरी ऑफ पोखरण, एक मूवी बनी हुई है, उनके पीछे इनका बड़ा हाथ था एपीजे अब्दुल कलाम का। इन्होंने, इसीलिए इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। परमाणु परीक्षण में भी इनका बड़ा योगदान था। अगला देखो, 2 वर्ष के लिए 5,000 पर 10% की ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताओ। तरीके बहुत हैं, मैं 2 तरीके बता देता हूँ जो अच्छे अच्छे मुझे आते हैं, दोनों तरीके बता देता हूँ। अगर 2 साल का सीआई और 2 साल के एसआई के बीच के अंतर ज्ञात करना है तो बड़ा सीधा सिंपल सा फॉर्मूला है, मैं बता देता हूँ आपको। पी आर बाई 100 का स्क्वायर। ठीक है सर, पी का मान कितना दे रखा है आपको? प्रिंसिपल 5,000 दे रखा है, गुना रेट कितना है? 10, और बट्टे में क्या है? 100। इसका क्या कर लो? स्क्वायर। अगर मैं 5,000 और 10 का स्क्वायर कितना हो गया? 100, और 100 का कितना हो जाएगा? 10,000। 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा, इस 2 जीरो से 2 जीरो, यानी 50 रुपए क्या आ जाएगा? इसका अंतर हो जाएगा। 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट और 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट का अंतर क्या कितना आ जाएगा? 50 रुपए। अगर मैं इसको थोड़ा और स्मार्ट तरीके से सोचूं, अगर मेरी रेट 10% है, बात को समझना दोस्त, अगर मेरी रेट 10% है तो 2 साल के अंदर मुझे सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 10 + 10 कितना हो जाएगा? 20। बोलोगे बात सही है सर, सिंपल इंटरेस्ट तो इतना मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूं तो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है सक्सेसिव रूप में, यानी 20, 10 + 10 और 10 के ऊपर 10 और ब्याज मिले। कैसे? देखो भाई, अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करता हूं तो ये सक्सेसिव फॉर्मूले से निकलेगा, यानी ब्याज के ऊपर ब्याज मिल रहा है। तो मैंने बोला सर 10 पहले, फिर 10
और फिर 10 पे 10 हो जाएगा कितना, 10 गुना 10/100। यहाँ गुणा करोगे 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 गुना 1 कितना हो जाएगा 1, और 10 + 10 20 + 1 21%। कितना आ गया 21%। आप बोलोगे सिंपल इंटरेस्ट 20% बन रहा है और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बन रहा है 21% बन रहा है। तो आप बताओ 2%, 2 साल के सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में अंतर कितना आ गया। अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो आप बड़े इजी तरीके से बता सकते हो 1%। कितना आ गया 1%। अगर 5000 100% की वैल्यू है, अगर 5000 100% की वैल्यू है तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50। बड़े इजी तरीके से हम बता सकते हैं कि अगर 5000 100% की वैल्यू, देखो भाई अगर ये 5000 है और ये अगर 100% की वैल्यू है और हमें 1% की वैल्यू पूछी है, 2 0 से 2 0 कितना आ जाएगा 50। ये तरीका भी बेस्ट है, लेकिन कभी कभी क्या कैलकुलेशन की वजह से फंस जाते हो। ये क्वेश्चन भी अच्छा है, इसको दोनों तरीके से कर सकते हो, आपको जो तरीका अच्छा लगता है उस तरीके से करो। अब ये तो भाई सिंपल है, ये अलजेब्रा का अच्छा क्वेश्चन माना जाता है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर x + 1/x की वैल्यू 5 है तो x² + 1/x² की वैल्यू पूछे हैं। तो मैं इसको थोड़ा समझा देता हूँ, इसका फॉर्मूले क्या होते हैं कि अगर x + 1/x की वैल्यू 5 है तो उस कंडीशन में इसको 5 नहीं मान के मैं कुछ और मान लेता हूँ। अगर मैं इसको a मान लेता हूँ तो x² 1/x² की वैल्यू कितनी हो जाएगी a² - 2। अगर यहां देख लो कि माइनस होता है कि अगर x - 1/x की वैल्यू a है और उस कंडीशन में आपसे x² + 1/x² पूछा जाता है तो ये हो जाता है a² + 2। ऐसा क्यों होता है सर? अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर करूं तो आप बोलोगे सर दोनों तरफ स्क्वायर करने पे क्या हो जाएगा x² + 1/x² + 2 गुना x गुना 1/x। 1/x से x कट जाएगा, 2 बचेगा, 2 कहां चला जाएगा माइनस में जाएगा। इसलिए x + 1/x की वैल्यू अगर a दे रखी है उस कंडीशन में x² + 1/x² की वैल्यू क्या आ जाएगी a² - 2। तो यहाँ x + 1/x की वैल्यू क्या दे रखी है 5, तो यहाँ क्या हो जाएगा यानी 5 का स्क्वायर माइनस 2, 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 23, और ये आपका राइट आंसर होने वाला है। तो मैंने तरीके बता दिए किस लिए किया। अगर ये चीज नहीं समझ में आई तो बेसिक समझा देता हूँ, एक बार समझो। देखो भाई अगर x + 1/x की वैल्यू a है, हमें x² पे जाना है, इसका मतलब इधर भी स्क्वायर कर दो और इधर भी क्या कर दो स्क्वायर कर दो। सर कोई बात नहीं, x का स्क्वायर a² + b² + 2 गुना a गुना b और बराबर क्या आ जाएगा a²। ये तो फॉर्मूला होता है a² + b² + 2ab। तो यहाँ x कट गया, आप बोलोगे सर x² + 1/x² + 2 बराबर क्या आ जाएगा a², और यहाँ से 2 को हटाओगे तो चला जाएगा -2। तो x² + 1/x² की वैल्यू कितनी आ जाएगी a² - 2। यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। डायरेक्ट याद कर लीजिए, ये बड़े 3-4 सूत्र हैं कि अगर ये दे रखा तो ये हो जाएगा, अगर प्लस की दे रखी तो माइनस में आ जाएगा, और माइनस का दे रखा तो प्लस में आ जाएगा। ये 2 तो याद कीजिए स्क्वायर वाले, अगले में पढ़ूंगा क्यूब वाला आपको। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान, इन पुराना राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क की बात करता हूं मैं। अगर मैं नेशनल पार्क की बात करता हूँ भारत में नेशनल पार्क की, तो सबसे पुराना नेशनल पार्क हुआ था, वो हुआ था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अब मैं इसके बारे में थोड़ी और चर्चा कर लेता हूँ। जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, इसकी स्थापना 1936 के अंदर होती है। कब होती है 1936 के अंदर। इसका नाम पहले था हेली नेशनल पार्क। क्या नाम था हेली नेशनल पार्क। ये भी क्वेश्चन आता है हेली नेशनल पार्क, ठीक है। यानी जिम कॉर्बेट वर्तमान के अंदर है, उसकी स्थापना 1936 के अंदर हुआ। इसका पूरा नाम क्या है हेली नेशनल पार्क। और जो ये नेशनल पार्क हैं जिम कॉर्बेट, वो कहाँ पर हैं आप बताओगे उत्तराखंड के अंदर। कहाँ पर है उत्तराखंड के अंदर। अगर मैं कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की बात करूँ, ये कहाँ पर है मध्य प्रदेश के अंदर। कहाँ है मध्य प्रदेश के अंदर। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी गया है। जिम कॉर्बेट क्या हो गया भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान हो गया। अगर मैं गिर की बात करूँ तो गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हो गया गुजरात। कहाँ पर है गुजरात। यहाँ से क्वेश्चन ये भी आता है ऐसा कौन सा नेशनल पार्क है जो एशियाई शेरों के लिए फेमस है, तो वो हो जाएगा गिर गुजरात। काजीरंगा, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा, एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जो एक सींग वाले गेंडों के लिए फेमस है। कौन सा है एक सींग वाले गेंडों के लिए, राइनो के लिए फेमस है, एक सींग वाले गेंडों के लिए। कौन सा काजीरंगा, जो कहां पर है असम के अंदर है काजीरंगा नेशनल पार्क।
तो ये आपको पूरी डिटेल पता होनी चाहिए, हर ऑप्शन के बारे में बता दिया। सबसे पुराना कौन है? जिम कार्बेट। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? जिम कार्बेट। नेक्स्ट देखो, लुप्त पद ज्ञात करना, लुप्त संख्या ऐसा कुछ भी बोल सकते हो, इसको आप समझो भाई। देखो भाई आपको दे रखा AZ CX, इतना लिखने की जरूरत नहीं, वही डायरेक्ट कर देना, मैं बताने के लिए समझा रहा हूं आपको। अब देखो कैसे करोगे इसको। अगर एक नंबर पे ये 1 है, 3 है, 5 है, आप सबको दिखाई दे रहा है। तरीके दो हैं इसमें, 1 से 3 2 बड़ा, 3 से 5 2 बड़ा, इसका मतलब क्या आ जाएगा? 7। 7 का मतलब क्या आएगा? जी। ये दोनों हो नहीं सकते सर, पहली बात ये खत्म हो गए। जेड का मतलब 26, 26 से गए 24, 24 से गए आप 22, 22 का मतलब 20 पे जाओगे। कितने पे जाओगे? 20 पे जाओगे। 20 का मतलब क्या आ जाएगा? टी। ये ऑप्शन होने वाला। मुझे इसमें एक लॉजिक और दिखाई दे रहा है कि ए का उल्टा जेड बन रहा है, सी का उल्टा एक्स बन रहा है, ई का उल्टा वी बन रहा है। क्या ऐसा तो नहीं है कि ऑप्शन में ऐसा भी कहीं बन रहा होगा? तो इंडियन रेलवे बन रहा है, लेकिन इसमें कोई तुक नहीं बैठेगा आपका वहां से, ये भी नहीं बैठने वाला। लेकिन ये देखो जी और टी, जी और टी बन रहा है, जी टी बन रहा है कि नहीं बन रहा है? जी टी। ये आपका राइट आंसर हो गया। तो मैंने इसको नंबर से भी कर लिए, तो आपको कोड पता हो गया ना सबके, तो आप आराम से कर सकते हो। मैंने कोड पता था, मैंने सब कर लिए, आप भी कर सकते हो। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? देखो भाई नीति आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सीईओ होते हैं, इनके बारे में पूछ जाएगा। सबसे पहले मैं नीति आयोग की बात कर लेता हूं। भारत में पहले नीति आयोग नहीं था, पहले था योजना आयोग। क्या था? योजना आयोग। योजना आयोग था पहले, योजना आयोग, जिसे बोलते हैं प्लानिंग कमीशन। क्या बोलते हैं? प्लानिंग कमीशन बोलते हैं इसे, ठीक है। यानी पहले क्या था? प्लानिंग कमीशन था, और उसके बाद क्या बन गया? ये चेंज होकर किसमें बदल गया? नीति आयोग में। किसमें बदल गया? नीति आयोग के अंदर ये बदल गया है। अब बदला कब? ये बदला 1 जनवरी 2015 को। कब बदला? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बना है। किसकी जगह पर? योजना आयोग पे। एक क्वेश्चन आया था, नीति की सीधी फुल फॉर्म पूछी गई थी, तो मैं बता देता हूं, थोड़ा सुन लेना। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसकी फुल फॉर्म है। इसका उपाध्यक्ष पूछा गया। तो सबसे पहले मैं अध्यक्ष की बात कर लेता हूं। तो इसका अध्यक्ष कौन होता है? ये भी एक अच्छी बात है। अध्यक्ष होता है जो भारत का जो प्रेजेंट में पीएम रहेगा, वो इसका क्या होगा? अध्यक्ष होगा। जो प्रेजेंट में इसका पीएम रहेगा, वो इसका क्या रहने वाला? अध्यक्ष। और उपाध्यक्ष कौन है? हाल ही में उपाध्यक्ष है अशोक कुमार लाहिड़ी। कौन है? अशोक कुमार लाहिड़ी इसके क्या है? उपाध्यक्ष। याद करना बड़े इंपॉर्टेंट है, अशोक कुमार। और अगर मैं बात करूं इसके सीईओ की, तो सीईओ है अनुराग जैन। कौन है? अनुराग जैन। ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। नीति आयोग से संबंधित ये आपके थे। जो योजना आयोग है, इसी ने आपकी पंचवर्षीय योजना लेकर आई थी, और जब ये सिस्टम फेल हो गया तो क्या आ गई? नीति आयोग आ गया। ठीक है भाई। एक पासे को फेंकने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, प्रायिकता क्या होती है? कितनी पॉसिबिलिटी बनेगी? अगर मैं एक पासे को फेंकूंगा तो पासे पे कितने अंक होते हैं? 6 अंक होते हैं। और 6 में से अभाज्य संख्या कितनी आ सकती है सर? अगर मैं 1 से 6 तक की संख्या की बात करूं, तो 2, 3 और 5 क्या है? अभाज्य संख्या है। कितनी है? अभाज्य संख्या 2, 3 और 5 है। टोटल नंबर कितना है सर? टोटल नंबर तो 6 है। यानी 6 में से कितना आउटकम आ रहा है सर? 3 आ रहा है। इसका मतलब प्रायिकता कितनी होगी? 1/2। ये आपका ऑप्शन नंबर ए। अब इसको फॉर्मूले से करते हैं कि टोटल कितनी है? 6 है, उसमें से कितना मिल रहा है? तो बोला आपको 3 मिल रहा है। ठीक है, इस प्रकार से भी आप कर सकते हो। तो प्रोबेबिलिटी का भी क्वेश्चन हमने अब की बार लिया है और समझाने की कोशिश की कि टोटल में से हमें आउटकम कितना मिल रहा है, वही होती है प्रायिकता। तो आपको ये जो सेशन है पसंद आया होगा, ये प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आया, एग्जाम के लायक मैंने प्रैक्टिस सेट बनाए। जो क्वेश्चन इसमें लिए हैं उससे रिलेटेड पढ़िएगा, ये एकदम एग्जाम ओरिएंटेड पेपर सेट है। और कोशिश हमने यही की है कि जो एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट आएंगे या एग्जाम में कौन सा तरीका यूज लेना चाहिए, वही मैंने तरीका बताया है। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे पहले प्रैक्टिस सेट को बहुत बहुत प्यार दिया था। ऐसे ही आप लगातार प्यार देते रहे, हम आपको लगातार ऐसे वीडियो लेके आएंगे जो आपके एग्जाम के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।